नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 2 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, इसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के PDF चाहिए तो दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको MP करंट अफेयर से दोस्तों लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, ये कहां पर किया गया दोस्तों? अभी तो ये ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। तो यहां पर दोस्तों अभी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो ये किया था इशिका चौधरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इशिका चौधरी ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यह दोस्तों इशिका चौधरी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए थी, अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर हमारे मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी पुरुष हॉकी एकेडमी की? 2007 में। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर नेहा सिंह और करिश्मा यादव की बात करें तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की हॉकी प्लेयर है। ठीक है, और वंदना कटारिया भी हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी रही है और नेहा सिंह और करिश्मा यादव भी हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी रही है। और नेहा सिंह और करिश्मा यादव को दोस्तों 2015 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों? तो ये 73% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत हो गए दोस्तों? 10 और 20 30 हो गए और 16 46 और 27 73% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में IIT इंदौर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को दोस्तों अभी हाल ही में IIT इंदौर के निदेशक नियुक्त किया गया है और ये है प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2009 में की गई थी और इसके अभी अध्यक्ष दीपक भी पाठक है और इसके निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर सुहास सीताराम जोशी। और दोस्तों IIM इंस्टीट्यूट भी कहां पे है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये इंदौर में है। तो देखिए देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर IIT इंस्टीट्यूट और IIM इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो भी इंदौर है। दोस्तों हमारा देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा चंबल क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहला कॉरिडोर कहां पर है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। दूसरा कॉरिडोर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और तीसरा हमारे मध्य प्रदेश में होगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ा घाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है। ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। ठीक है, देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था? लंबेटा घाट, जो कि बेड़ा घाट में है, जबलपुर में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के लंबेटा घाट में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई थी और 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यह पार्क लंबेटा घाट में ही क्यों बनाया जा रहा है? देखिए दोस्तों लंबेटा में यह जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है
और 1928 में विलियम हेनरी स्लीमेन ने इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी और यूनेस्को ने लमेटा को भू विरासत स्थल यानी जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी है। कब दी थी? 2021 में। जियो पार्क होते क्या है दोस्तों? देखिए, जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है और यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा भी देता है। और देखिए दोस्तों, लमेटा फॉर्मेशन क्या है? तो लमेटा फॉर्मेशन को इंफ्राट्रैपियन बेड भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाली तलछटी भूगर्भीय संरचना है। यह डेक्कन ट्रेप से जुड़ा हुआ है और यह मास्ट्रेचियन युग का है और डायनासोर के जीवाश्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी। दोस्तों, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन है। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये खनन मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का पहला सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन कौन सा है? वो है भारतीय सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1767 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? तो ये मिलेंगे 1400 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, लगभग 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से केंद्र सरकार कितना वहन करेंगी? तो 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और अभी इसमें 2022-23 के बजट में दोस्तों 1400 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर भी दी है और 10% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो ये किन दो राज्यों के बीच की परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये किन दो नदियों के बीच की परियोजना है? केन नदी और बेतवा नदी। ठीक है, इनका पानी जोड़ा जाएगा दोस्तों। किस नदी से किस नदी की ओर पानी जाएगा? तो ये केन नदी है दोस्तों और ये बेतवा नदी है। तो केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। देखिए दोस्तों, 22 मार्च का एक क्वेश्चन था मेरा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच एक MOA पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक है, तो ये कब किया गया दोस्तों? ये 22 मार्च 2021 को किया गया था और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वाटर डे। तो इस दिन हुआ था केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। ये दोस्तों 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। 22 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो कैच द रन की शुरुआत कब की थी? 22 मार्च को की थी। और देखिए दोस्तों, ये एग्रीमेंट किस लिए हुआ था? तो हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी को लेकर कुछ विवाद था दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यह परियोजना वर्ष 2005 में मंजूर हुई थी। तब उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी MCM और खरीफ फसल के लिए 1153 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना तय हुआ था। विवाद रबी यानी नवंबर से अप्रैल के बीच जो फसल होती है के लिए पानी देने को लेकर था। अप्रैल 2018 में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने रबी फसल के लिए 700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग रखी थी, जो बाद में 788 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। और दोस्तों इस पर पूरी तरह से सहमति बनती। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 में 930 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का मांग पत्र भेज दिया था और मध्य प्रदेश इतना पानी नहीं देना चाहता था। तब से पानी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। तो इस परियोजना से नॉन मानसून सीजन यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में के सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो इनके बीच ये सहमति बनी है। और देखिए दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी में जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें केन नदी की, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम स्थल कहां पर है? विंध्याचल पर्वत में है, नदी में जाके मिल जाती है। यानी इसका मुहाना कहां पे होगा? यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों? गुरवे, परवा और सनार है। करें हम यहाँ पे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 590 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कुमारगांव और रायसेन में है। ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा भी गया था। इसका मुहाना कहां पर है दोस्तों? हमीरपुर में, यमुना में है। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी है? बीना है, धसान है और सिंध है। और देखिए दोस्तों, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश
प्रदेश की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? बेतवा नदी कहलाती है। और दोस्तों धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो ये नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। और बघेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सोन नदी को कहते हैं। और मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। और सिवनी के जीवन रेखा किसे कहते हैं? वेनगंगा नदी को कहते हैं। और देखिए दोस्तों बेतवा नदी पर तो ये माटातीला बांध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है बेतवा नदी पर, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो केन नदी है यमुना में जाके मिलती है, और ये बेतवा नदी भी यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से जाएगा केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी। देखिए इस मैप में आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, ये है केन नदी और ये है बेतवा नदी। तो ये देखिए केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के डोडन गांव के पास बांध बनाया जाना है। इसमें पन्ना रिजर्व टाइगर का लगभग 72 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। तो याद रखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व से। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? 1995 में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी? पन्ना टाइगर रिजर्व से। और दोस्तों यहाँ बात करें परियोजना की लागत की, तो इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़ आएगी। और केंद्र सरकार इसमें से 90% देगी और बाकी राज्य सरकारें 5-5%। दोस्तों बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, शिवपुरी और रायसेन। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन से होंगे मध्य प्रदेश के? दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रायसेन, विदिशा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में लाभ कौन कौन से होंगे? पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि में सिंचित क्षेत्रों के हिस्सों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जल विद्युत की उपलब्धता होने से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, नहरों का विकास होगा, नौवाहन के विकास से परिवहन लागत कम होगी, पर्यटन स्थल के बनने से विकास का स्तर बढ़ेगा और वनीकरण प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा SGSITS कॉलेज इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, SGSITS कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कॉलेज दोस्तों कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। और दोस्तों MITS की बात करें तो ये कहां पर है? ये ग्वालियर में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खुला है दोस्तों? तो वो भी MITS में खुला है। ठीक है, और MITS कहां पर है? ग्वालियर में है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में खुला है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में खुला है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में। GEC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहां पर है? जबलपुर में है। और मेनिट भोपाल में है। ठीक है, तो देखिए बात करें हम SGSITS कॉलेज की, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी दोस्तों। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? राकेश सक्सेना है। तो देखिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान यानी SGSITS ने कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती समस्या को देखते हुए नवाचार यानी इनोवेशन किया है। इसके तहत संस्थान अब इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ कैसे लिया जा सकता है इसकी शिक्षा दी जाएगी। संस्थान सप्ताह में एक दिन अपने 5000 विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान और इसे कम करने के तरीके के साथ कार्बन क्रेडिट कैसे ले सकते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 2020-21 में 69,506 टन कार्बन क्रेडिट से 9 करोड़ रुपए कमाए हैं और ऐसा करने वाला इंदौर देश का पहला शहर भी बन गया है। और 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम करने पर एक कार्बन क्रेडिट भी मिलता है और एक कार्बन क्रेडिट के लिए 150 से 350 रुपए तक की राशि मिलती है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों जो तापमान है वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। बात करें दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की, तो इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व से
उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। और दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को उनाला भी कहते हैं, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें हम यहाँ पर वर्षा ऋतु की, हमारे मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की शाखाओं से होती है। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है दोस्तों, तो ये पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा दोस्तों, तो वो भिंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है। और राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो शिवपुरी है। और अधिकतम ताप वाला स्थान कौन सा है, तो ये विदिशा का गंज बसोदा है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला कहां पर है दोस्तों, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें हम यहाँ पर शीत ऋतु की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। दोस्तों इस ऋतु को स्याला के नाम से भी जाना जाता है। और इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है दोस्तों, जिसे लोग मावट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और देखिए दोस्तों आज की आपका क्वेश्चन है, मंडीदीप में स्थापित देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इंग्लैंड के सहयोग से, जापान के सहयोग से, रूस के सहयोग से, या जर्मनी के सहयोग से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।